हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने आपको लाइट के चैप्टर को बहुत अच्छे से फील कराया था। क्लास 10th की फिजिक्स को फील कराने के लिए हम आपके सामने आ गए हैं। आप लोग जो भी आपके छोटे भाई बहन जो भी क्लास 10th में हैं और उनको साइंस से डर लग रहा है तो वो इन वीडियोस को, इस सेशन को उनके लिए शेयर कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपना लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आपके साथ लेकर हम आ गए हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से फील करेंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स हों, ब्रदर सिस्टर हों, उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी बहुत अच्छे से इस क्लास 10th की साइंस को अच्छे से समझ सकें। तो हमारा जो लास्ट जो चैप्टर रहा था वो रहा था लाइट, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां हम ह्यूमन आई के बारे में सारी बातें समझेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में फील करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम फिर डिफेक्ट ऑफ विजन यानी जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, इन सभी के बारे में सीखेंगे। और लास्ट में फिर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, इस टाइप की डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म का फॉर्मेशन, ये सब बातें बहुत अच्छे से फील करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक और फील करें इस बेहतरीन सेशन को बच्चों। सबको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें क्योंकि एक बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में बच्चों। ह्यूमन आई के बारे में क्या क्या बातें हमारे पास होती हैं वो ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ह्यूमन आई क्या है? इट इज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the object by the human beings. It is like a camera which has a lens and screen system. बेटा ये एक ह्यूमन आई का हमारे पास फिगर बना हुआ है। इसमें यहाँ पर जो होता है ये लेंस होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है अपने पास, और ये बेटा रेटिना है, ग्रीन जो रेड वाली है यहाँ पर इमेज बनता है बेटा। इसमें ये कॉर्निया है सबसे फर्स्ट वाला, उससे अंदर जो है वो प्यूपिल है, फिर आइरिस है, फिर स्लेडी मसल्स हैं, और ये एक्वास ह्यूमर वगैरह, विटेरस ह्यूमर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से जो वो है सिग्नल जो है उसका इमेज का वो माइंड के पास ट्रांसफ़र होता है जिसको रेटिना ट्रांसफ़र करती है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं बेटा उनको। तो ये पूरा हमारे पास ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान रखना है और अच्छे से आपको नोट्स भी रेडी करने हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई जा रही हैं, आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है, फिर वापस से देख सकते हैं। मतलब कंप्लीट चैप्टर आपके लिए एक ही बार में फिनिश हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बेटा, तो आप अच्छे से समझेंगे, फील करेंगे इसको, ठीक है। अब इसके जो पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के उन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास बेटा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर द आई ट्रायल। इट एक्ट लाइक अ लेंस विच रिफ्रैक्ट द लाइट एंटरिंग द आई। मतलब ये जो कॉर्निया है बेटा ये एक तरीके से लेंस से पहले वाला पार्ट होता है जहाँ से लाइट अंदर एंटर करती है। ये इस तरीके से गेटवे ऑफ आई भी अपन इसे को बोल सकते हैं। यहाँ से लाइट जो है वो अंदर एंटर करती है। क्लियर? उसके बाद बेटा अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास है बेटा आइरिस। आइरिस क्या है बेटा? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब आइरिस जो है वो लाइट के अमाउंट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मतलब जैसे हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी दिखाई देती है, अच्छी लगती है हमें, तो हम अपने आइज को और फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज कर लेते हैं, और जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम अपने आइज का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसे कम कर लेते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आइरिस का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। आइरिस होती है वो जो उसको कंट्रोल करती है, कम या ज़्यादा करती है। उसके बाद बेटा फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है बेटा? ये आइरिस के बीच में एक होल होता है, मिडिल में एक होल होता है बेटा जहाँ से लाइट अंदर एंटर करती है। ये कैसा अपीयर होता है? ब्लैक सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट इसमें से आती है और अंदर चली जाती है आई में और वहाँ से वापस नहीं आती है। डज नॉट कम बैक। इससे लाइट अंदर तो चली जाती है लेकिन वहां से वापस नहीं आती है, इसलिए ये हमें ब्लैक होल की तरह ब्लैक दिखाई देता है। जो आइरिस के बीच में एक होल सा होता है वो होता है बेटा अपन कौन? प्यूपिल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद बेटा हम आपके सामने बात कर रहे हैं एक्वस ह्यूमर।
एक्वस ह्यूमर क्या है बेटा, ये फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो सेपरेशन होता है उस सेपरेशन को फिल करने के लिए एक्वस ह्यूमर का यूज करते हैं। तो बेटा आपको एक एक बात अच्छे से समझनी है, उसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स रेडी करने हैं ताकि आपको पेपर में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप वहाँ पर पेपर में अच्छे से आप अच्छे मार्क्स अचीव करो और बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10th में मार्क्स इंक्रीज करो। नेक्स्ट होता है बेटा विटेरस ह्यूमर। विटेरस ह्यूमर जो है बेटा ये भी फ्लूइड होता है। ये वाला जो फ्लूइड होता है वो होता है स्पेस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस, मतलब रेटिना और आई लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए विटेरस ह्यूमर का यूज करते हैं। तो एक तो एक्वस ह्यूमर होता है, एक विटेरस ह्यूमर होता है। आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे, तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा अपन आगे लेके चलते हैं, आपको आगे पढ़ाते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या होती हैं बेटा? दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द आई लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू द वेरिएशन इन फोकल लेंथ। बेटा ये जो सिलेरी मसल होती हैं ये क्या करती हैं, ये आई लेंस से अटैच हो रखी होती हैं और ये आई लेंस के शेप को मॉडिफाई करती हैं, मतलब उसको कम ज़्यादा कर लेती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट किया जाता है। फोकल लेंथ को क्यों एडजस्ट करते हैं बेटा? क्योंकि कभी तो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, कभी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, तो एक परफेक्ट रेटिना पर ही इमेज बनता रहे हमेशा, दैट्स वाई हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। उसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं और फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट में हेल्प करती हैं आपकी सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो ये आई लेंस के अंदर होती है, उससे अटैच हो रखी होती हैं। आपको ये वाली बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेकर आपको ऑप्टिकल नर्व। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल नर्व जो है दीज आर नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बेटा ये रेटिना से माइंड के पास उसको जो सिग्नल है, जो इमेज है उसका ट्रांसफर करती है। जो हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो ये जो इमेज है वो रेटिना पर बनता है और रेटिना से फिर माइंड के पास जो ट्रांसफर होता है वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ही ट्रांसफर होता है। वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में बहुत फास्ट ही उसको ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्टिक नर्व का सिस्टम। उसके बाद बेटा फिर आता है रेटिना। सर रेटिना जो है वो क्या करता है, वो कैप्चर करता है लाइट रे को जो फोकस बाय द लेंस, मतलब लेंस से जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और इमेज ऑन रेटिना, ध्यान रखें इमेज ऑन रेटिना कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, लेकिन उसको जो है वो रेटिना उसको इरेक्ट में कन्वर्ट करके किसके पास सेंड कर देती है, माइंड के पास जब सेंड करती है तो उसको कैसा बना के सेंड करती है बेटा, इरेक्ट में कन्वर्ट करके। ध्यान रखें इन्वर्टेड से इरेक्ट में कन्वर्ट करने का काम जो है वो रेटिना का होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि इमेज रेटिना पर बनता है। उसके बाद बेटा अपन आगे की बात सीखने जा रहे हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं आई लेंस के बारे में। सर आई लेंस में बताया कि ये कैसा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है जो ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और ये क्या करता है, इसकी जो कर्वेचर है उसको सिलेरी मसल्स की हेल्प से कम या ज़्यादा यानी एडजस्ट किया जाता है ताकि फोकल लेंथ एडजस्ट हो सके और चाहे कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है चाहे पास है, सभी का इमेज कहाँ बनना होता है, रेटिना पर यानी फिक्स होता है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं हम, इसकी जो आई लेंस की फोकल लेंथ है उसको इजीली अपन एडजस्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, आपको पॉज कर करके इनके क्या करना है बेटा, पॉज कर करके इनके नोट्स रेडी करने हैं फटाफट से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर पॉइंट पर, हर उस जगह पर रोकना है, वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद नोट्स रेडी करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आई लेंस या एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तो तभी आप बहुत अच्छे से वहाँ पर एग्जाम में मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए। आई लेंस के बारे में मैंने आपको समझाया। अब आगे बेटा वही पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या सेंस होता है बेटा कि जैसे हमारा इमेज तो रेटिना पर ही बनना है, ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस तो फिक्स हो गई। अब लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो कभी हमारे पास होता है, कभी ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है। तो ऑब्जेक्ट जब पास दूर होता है मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। ध्यान दीजिए, इमेज की डिस्टेंस फिक्स है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं लेंस का क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो यहाँ v तो कैसा है, v तो फिक्स है लेकिन u जो है वो फिक्स नहीं है, तो फिर f जो फोकल लेंथ है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा u को सही करने के लिए, जिससे कि हमारा जो v है इमेज की डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स रहे। और उस एफिशिएंसी को ही अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से उसको हम एडजस्ट करते हैं और एक सही इमेज को हमेशा बनाते हैं। क्लियर? तो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है बेटा ओल्ड एज पर। ये जो दादा दादी की जो आईज होती हैं वहाँ पर ये पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत वीक हो जाती है, इसलिए वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते, उसको पास जाकर देखते हैं या उसको बुला के देखते हैं, ऐसे है ना। तो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो लूज हो जाती है। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ जी, इसके बाद बेटा प्रिसिस्टेशन ऑफ विजन है बेटा। इसका मतलब ही ये है कि जो भी हमारा इमेज है वो रेटिना पर या लेंस पर कितने टाइम के लिए रह सकता है, 1/16 सेकंड के लिए रह सकता है, उससे ज़्यादा समय के लिए उसके बाद नहीं रह सकता। मिनिमम इतना टाइम तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसको। क्लियर? ये सब याद भी रखना है बेटा आपको, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा आता है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई। तो बेटा नियर पॉइंट जो होता है हेल्दी ह्यूमन आई का, नियर पॉइंट हम जो मिनिमम डिस्टेंस देख सकते हैं, नियर पॉइंट का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस at which we can see, और वो कितनी होती है, it is 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा मिनिमम डिस्टेंस, वो होता है 25 सेंटीमीटर, जहां तक अपन क्लियर देख सकते हैं। और दूसरा बेटा फार पॉइंट जो होता है, ये सब हेल्दी ह्यूमन आई की बात हो रही है, किसकी, जिस आई में कोई डिफेक्ट ना हो, हेल्दी ह्यूमन आई जैसे मेरी है तो उनकी बात हो रही है। और ये क्या होता है बेटा उसके लिए, इन्फानाइट। ओके, तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फानाइट। क्लियर? आपको ये दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर फोकस करते हैं अपन, इनको फील करते हैं। हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है तो अब क्वेश्चंस फील करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बेटा। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इट इज ड्यू टू। मतलब जो ह्यूमन आई है वो पास और दूर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आराम से एडजस्ट करके इमेज को सेम पोजीशन पर बनाती है। वो किसकी वजह से होता है बेटा, वो वजह होती है अकोमोडेशन। पूरी बात बोले तो किसका बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, और ओल्ड एज पर ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ये बेटा जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ये हो गया बी फॉर बॉर्डर। क्लियर? तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी फील कर सकते हैं यहां से इजीली। इसके बाद देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। बेटा इमेज कहाँ बनाती है, वो सब बता सकते हैं बेटा। डी फॉर डिफेंस हो जाएगा, रेटिना पर इमेज बनता है। और इमेज कैसा बनता है ये भी हमें तो पता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है और रेटिना उसको इन्वर्टेड को किस में कनेक्ट कर देती है बेटा, इरेक्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर देती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से इसका आंसर भी सब लोग देखेंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर विजन के लिए जो हेल्दी ह्यूमन आई है उसमें कितना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं नियर पॉइंट। तो आप देख पा रहे हैं जब हमें सारी बातें पता हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चंस भी फील करा रहा हूं, तो आप इन बातों को अच्छे से समझें, फील करें, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। किसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज करता है आई लेंस? तो ये वाली बात हमने खूब अच्छे से पढ़ाई है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस की से अटैच होती हैं और वो आई लेंस के शेप को चेंज कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, उसकी वजह से कभी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी एफिशिएंसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसा हमने बताया है कि ओल्ड एज पर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये थे बेटा आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने बताया। अब हम आपको पढ़ाते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब अब विजन में डिफेक्ट्स हो जाएंगे, और उसमें नंबर फर्स्ट है बेटा क्या अपने पास, मायोपिया। मायोपिया बोले तो सॉल्ट साइडनेस, इसमें आई साइड जो है वो सॉल्ट हो जाती है। आई साइड कैसे हो जाती है अपनी, सॉल्ट हो जाती है। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर। मतलब इसमें जो नियरली ऑब्जेक्ट हैं उनको तो क्लियर देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट हैं, दूरी पर जो ज़्यादा डिस्टेंस वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते। मायोपिया जो होता है, मायोपिया इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, मतलब जो कॉर्निया है उसकी जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाती है बेटा, और इसके साथ साथ एलोंगेशन ऑफ आई बाल, जो आई बाल है वो बेटा बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, एलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसकी वजह से बेटा जो पर्सन है उसका जो इमेज बनता है ना बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास आई है, ठीक है, और ये है बेटा आई का लेंस, ये देखो आई लेंस है, और बेटा देखो ये है आपकी रेटिना जहाँ इमेज बनना था। अब लेकिन होता क्या है मायोपिया में कि जो डिस्टेंस वाला जो ऑब्जेक्ट है, दूर का जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है बेटा, उसका इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। उसका इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो बस ये है इसका रीजन। तो नंबर 3 में आपको लिखवाने भी वाला हूं, इंक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है बेटा उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। नंबर 4, इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इमेज रेटिना से पहले बन जाता है बेटा। ये सब बातें होती हैं किसमें, मायोपिया में, यानी सॉल्ट साइडनेस में, जिसमें पास का तो क्लियर दिखता है बट दूर का क्लियर नहीं दिखता। इसमें आई साइड जो है वो सॉल्ट हो जाती हैं, मतलब हम पास की चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं, दूर का अपन क्लियर नहीं देख सकते। क्लियर, आप ध्यान रखेंगे इसको।
अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं बेटा, ये तो हमने बताया कि इसका जो रीजन है वो क्या है। अब हम बोलते हैं कि इसका वो क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो होगा, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अब देखो इसमें क्या था कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गया था। इमेज रेटिना से पहले बन गया था मतलब लाइट रे को जल्दी कन्वर्ज कर दिया था। तो इसमें एक डाइवर्जिंग लेंस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि इमेज वापस से रेटिना पर जाकर बन जाए। तो यहां लिखेंगे यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चों, कॉनकेव। दोबारा से फील कराता हूं इस बात को। देखो बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास आई है, ठीक है, और देखो ये है आई का लेंस, ये रहा आई लेंस। अब देखो ये क्या है बेटा, यहां पर ये है रेटिना। अब होगा क्या बेटा जी कि जो इमेज जो लाइट रे आएंगी वो ऐसे आएंगी पैरेलल, जी सर पैरेलल तो आएंगी। अब क्या हुआ कि उनको वो कन्वर्ज हो गई हैं, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई हैं। अब क्यों कन्वर्ज हो गई, क्योंकि ये जो हमारे पास लेंस है आई लेंस, इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई है। दैट्स वाई लाइट रे रेटिना से पहले ये कहाँ मिलनी चाहिए थी, रेटिना पर मिलनी चाहिए थी, ये यहाँ पर मिलनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई हैं बेटा। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इनको वापस से डाइवर्ज कर सके। तो डाइवर्ज करने के लिए हम कौन से वाले लेंस का यूज करेंगे बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर आप मायोपिया को यानी शॉर्ट साइडनेस को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे, तो आप उसको आंसर देंगे सर कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, बिकॉज वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। हुआ क्या था कि जो दूर वाले जो डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट आ रहे थे, लाइट रे आ रही थी, उनका जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन गया था। उनका इमेज यहाँ बन गया था रेटिना से पहले, और उसके इमेज को रेटिना पर ही बनाने के लिए हमें एक ऐसे लेंस का यूज करना होगा जो इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर सके, फैला सके। और ऐसा लेंस उनको कौन सा मिला भैया, कॉनकेव लेंस मिल गया जो ऐसा काम कर सकता था। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके रिगार्डिंग। इज दैट ओके, एनी प्रॉब्लम, आई होप सो कि नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विजन की बेटा, और वो वाला कौन सा अपने पास, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइडनेस। मीन्स इसमें क्या होता है, हमारी जो आई साइड है वो लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट को तो हम क्लियर देख सकते हैं लेकिन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकते। ये किसकी वजह से होता है, इन डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और सॉल्टिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है, पावर भी छोटी हो जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसमें क्या सेंस होता है बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास ये आई है, फिर से समझो बेटा ये कैसे बनता है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास आई का लेंस हो गया, और ये है बेटा रेटिना। तो होना क्या था बेटा कि इमेज तो रेटिना पर ही बनना चाहिए था, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके संग क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि वो जहां जब से लाइट रे आई ना उस पर, तो वो जो आई लेंस की पावर है वो कम हो गई है, इसलिए इमेज यहाँ जाकर बना है, यानी बिहाइंड द रेटिना बना है। जबकि वो कहाँ बनना चाहिए था बच्चों, वो बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन वो रेटिना से कहाँ बना है, पीछे। तो बस वही वाली बात है, नंबर 3 में लिख लेंगे यहाँ पर, इमेज formed behind the retina, इमेज रेटिना के पीछे बनेगा। क्लियर बात बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये अब इसको हमें करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए बेटा, अब के क्या है, लाइट रे कुछ ज्यादा ही डाइवर्ज हो गई हैं, तभी तो इमेज रेटिना के पीछे बन गया है। तो लाइट रे कुछ ज्यादा ही डाइवर्ज हो गई हैं, तो इनको कन्वर्ज करने वाला लेंस चाहिए। मतलब इसको करेक्ट करने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लिखेंगे इट इज करेक्टेड बाय अ
कॉन्वेक्स लेंस विच इज कन्वर्जिंग इन नेचर। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या है, लाइट रे कुछ ज्यादा ही डाइवर्ज हो गई थी तो उनको कन्वर्ज करने वाला कन्वर्जिंग लेंस रिक्वायरमेंट हुआ। और कन्वर्जिंग लेंस या कौन सा वाला लेंस होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस जो पास लेके आता है लाइट रे को, और वो कौन सा लेंस होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट यहां पर हमें हो गई। क्लियर? तो ये दोनों मैंने आपको डिफेक्ट ऑफ विजन बताए हैं। मायोपिया, मेरेपिया, पिया तो पास रहते हैं तो वहां पास का तो क्लियर दिखता है, दूर का नहीं दिखता। वहां इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए सफिशिएंट फोकल लेंथ का हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखता है। और जिनको पास का नहीं दिखता है उनका इमेज रेटिना से बिहाइंड यानी पीछे बन जाता है। उसको सही करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, जो लाइट रे को वापस रेटिना पर लाकर इमेज बनवाए। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं कौन सा वाला लेंस, कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा मायोपिया है, कौन सा हाइपरमेट्रोपिया है। क्लियर बात बेटा? अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है बेटा, ये जनरली ओल्ड एज पर होता है। इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम बोथ लेंस का यूज करते हैं। इसमें हम बोथ लेंस यूज करते हैं। कौन कौन से करते हैं? इसमें हम कॉनकेव भी करते हैं दूर का देखने के लिए, और इसमें हम कॉन्वेक्स भी यूज करते हैं पास का भी देखने के लिए, क्योंकि ये दोनों को यूज कराता है ये वाला, और ये है प्रेस बायोपिया। क्लियर? तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। इसके बाद बेटा है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है बेटा, जिसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक साथ नहीं देख सकते, ऐसे ये ब्लरिंग होती रहेगी। इसको यूज करने के लिए डिफेक्ट दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा वाला लेंस यूज होता है इसमें? सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। ये वाला जो लेंस होता है कुछ इस शेप का होता है, वो वाला लेंस यूज होता है एस्टिग्मेटिज्म में। क्लियर? तो ये जनरली है, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। कलर ब्लाइंड लेंस। बेटा कलर ब्लाइंड लेंस जो है बेटा, ये बाई बर्थ होता है, जन्म से ही होता है। इसका कोई खास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसमें एक सिंगल हम कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये वो वाला है, ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, आराम से आप लोग इसको सीख सकते हैं। फिर आता है बेटा पावर ऑफ लेंस। बेटा पावर ऑफ लेंस जो है ना, वो लेंस जो है लाइट रे को कन्वर्स करता है, डाइवर्स करता है, उसकी एफिशिएंसी को बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। ठीक है? f, ये f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। क्लियर? या फिर बेटा ये 100/f हो जाएगा। तो अब f किस में होना चाहिए बेटा? सेंटीमीटर में होना चाहिए। सर ये f क्या है यहाँ पर? f होता है बेटा यहाँ पर फोकल लेंथ। क्या होता है f यहाँ पर? फोकल लेंथ होता है। तो ये f हमारा किस में होना चाहिए? ये मीटर में होना चाहिए। अगर 1/, कर रहे हो और 100/, कर रहे हो तो फिर सेंटीमीटर में चल जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पावर की जो यूनिट होती है इस पावर की, वो यूनिट, ये पावर वो वाला नहीं है, एफिशिएंसी है बस केवल। तो ये जो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर होती है इसकी यूनिट। इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लस माइनस दोनों में हो जाती है। बेटा ध्यान रखें, दो लेंस होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करेंगे कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है और फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती हैं। और जो कॉनवेक्स होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ कैसे होती हैं, अब भी सिखा रहे हैं। कॉनवेक्स जो होता है बेटा, उसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है लेंस के रिगार्डिंग, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। क्लियर बात बेटा? सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो वहाँ ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रखो नोट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फॉर न्यूमेरिकल्स। यहाँ से अगर डिफेक्ट ऑफ विजन से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए मेरी ये छोटी सी बात ध्यान रखो, बहुत अच्छे से आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। देखो एक तो होता है इसमें u, कि u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और एक होता है बेटा v की वैल्यू क्या होनी चाहिए। f तो फोकल लेंथ की बात हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। u जो है बेटा,
देखो हम जब अपने स्पेक्ट्रल्स बनवाने जाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे कि जहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना वहीं पर, तो जहां हम उसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिस लेंस के लिए बात कर रहे हैं वहीं तो हम देखना चाहेंगे। तो यू में आपको हमेशा बोलना है, यू में क्या बोलना है बेटा, वांट सी, मतलब जहां आप देखना चाहते हैं वो। और वी में क्या बोलना है बेटा आपको, कैन सी, जहां आप अभी देख पा रहे हैं, कैन सी राइट नाउ। तो वो तो हो जाएगा आपके पास वी, क्योंकि वहीं तो आपका इमेज बन पा रहा होगा। और जहां आप देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि अ पर्सन कैन नॉट सी मोर देन 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता। तो 100 सेंटीमीटर तो v की वैल्यू हो जाएगी। और देखना कहाँ चाहेगा, मोर देन नहीं देख सकता ना, तो फिर मोर देन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो वहाँ u की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। उल्टी बात, क्वेश्चन आए अ पर्सन कैन नॉट सी लेस देन 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर तो v हो जाएगा। अब 100 से कम नहीं देख पा रहा है, तो 100 से कम कहाँ देख पाता है, 25 सेंटीमीटर पर, तो u की जगह क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बेटा दूसरी वाली बात ये कि u और v दोनों कैसे रहेंगे बेटा जी, नेगेटिव रहेंगे, दोनों का साइन नेगेटिव रहेगा। ये सब बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व होना चाहिए। ओके बेटा, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आपको क्वेश्चन से फील कराते हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग his distance vision. For correcting his near vision, he need a lens of +1.5 diopter. What is the focal length of required for correcting distant vision, near vision? मतलब आपको पावर दे रखी है, पहले वाले केस में जो पावर दे रखी है P1 वो दे रखी है -5.5 डायोप्टर, और आपको निकालनी है फोकल लेंथ। तो आपको जो फोकल लेंथ चाहिए बेटा, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/पावर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा -1/5.5, और ये आंसर जो आएगा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, और ये किस में आंसर आ जाएगा, मीटर में, वो भी माइनस के साइन के साथ। तो -2/11 मीटर, ये पहले वाली की फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, अब हम दूसरे वाले की फोकल लेंथ निकलवाते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले में क्या है बेटा, पावर 2 जो है वो दे रखी है प्लस में 1.5 डायोप्टर। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ की बात करेंगे, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा यहाँ से 1/2, यानी ये हो जाएगी 1/1.5। बेटा इसको हटाएंगे, ये करेंगे तो ये जाएगा 2/3, और किस में आंसर आएगा, मीटर में। तो अपन ऐसे फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। हमने आपको पावर दे रखी है, फोकल लेंथ निकालना है, रेसिप्रोकल था। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आपका है। आप फटाफट से पॉज लेकर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन को एक बार फिर से फील करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अपने पास, द far point of a myopic person is 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। मायोपिक पर्सन कौन होगा बेटा, जिसको दूर का नहीं दिख सकता, मायोपी है ना, तो वो दूर तक कहाँ तक देख सकता है बेटा, 80 सेंटीमीटर देख सकता है। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, -80 सेंटीमीटर है, वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता, जबकि होना कहाँ चाहिए, यूज टू इन्फिनिटी तक देखना चाहिए ना बेटा उसको। तो आपसे बोला है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो बेटा आप 1/f निकालो, क्या होगा 1/f, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/80 माइनस 1/इन्फानाइट। बेटा ये तो हट जाएगा, f की वैल्यू आएगी -80 सेंटीमीटर। क्लियर, ये f की वैल्यू हो गई बेटा -80 सेंटीमीटर। तो फिर पावर कितनी हो जाएगी बेटा, पावर होती है ना 100/f, तब f कौन सा वाला, सेंटीमीटर वाला, तो 100/80, 100 क्या हो जाएगा 80, वो भी माइनस में बेटा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो माइनस में 5/4 डायोप्टर, ये पावर हो गई, और माइनस में है ना, तो कौन सा वाला लेंस यूज करना होगा बेटा, कॉनकेव लेंस यूज करना होगा। माइनस में है
तो कैन कॉनकेव लेंस यूज होगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपको इजीली हैंडल कर लिया जाएगा, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बोला ना द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, मतलब इसका ये है कि उस बंदे का जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है, मींस वो 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता। भाई फार पॉइंट क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक क्लियर देख सकता है उसी को तो फार पॉइंट बोलते हैं ना। तो उसका फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर है, मतलब उसका इमेज कहां बनना है, अभी 80 सेंटीमीटर पे बनना है। वो अभी तक कहां देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर पर, तो v हो गया माइनस का 80। और वो उसको कलेक्ट करेगा तो कहां तक देखना चाहेगा, फार पॉइंट कहां होता है, वांट सी में क्या आना चाहिए फिर बेटा, इन्फिनिटी आना चाहिए। और f आपको कॉल निकालना है। आप आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसको फील करेंगे बेटा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 ढंग से पढ़ेंगे बेटा। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अच्छा, तो भैया हाइपरमेट्रोपिया है तो नियर पॉइंट कितना है, 1 मीटर है, मतलब इमेज अभी कहाँ बन पा रहा है, v इक्वल्स टू -1 मीटर पर बन पा रहा है, जिसको -100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। और u वांट क्या है, माइनस का 25 सेंटीमीटर अपन देखना चाहते हैं। तो पहले तो फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बेटा 1/v कितना, -1/100 माइनस माइनस प्लस का 1/25 हो जाएगा बेटा। 100 इसमें एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप देखेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 100/3 और किस में, सेंटीमीटर में, प्लस में और आएगी, है ना। और पावर क्या होती है बेटा जी, पावर होती है कितनी, पावर होती है अपने पास कितनी, 100/f, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में। तो 100 कितना बेटा, ये हो जाएगा 100/3, 100 से 100 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा बेटा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 3 डायोप्टर हो जाएगा, 3 डायोप्टर हो जाएगा प्लस में। और कौन सा वाला लेंस चाहिए बेटा, आपको पता चल गया, प्लस में आया है तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, और चाहिए भी होता है बेटा, ये वाला लेंस रिक्वायरमेंट होता है जब हाइपरमेट्रोपिया की बात आती है। तो क्लियर? तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को अपन हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको हर टाइप के वेरिएशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 10th के लिए ये बेहतरीन आपके लिए कंटेंट है, आपका पूरा चैप्टर क्लीन हो सकता है। आप बस अच्छे से पूरे सेशन को देख लेंगे, फील कर लेंगे, तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई इज अ नॉर्मल आई कैन नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर क्लियर क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बेटा 25 सेंटीमीटर से कम अगर हम करेंगे तो हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, उससे कम करेंगे तो हमें ब्लड दिखाई देगा, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो उससे ज़्यादा हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी लाइट रे। दैट्स वाई क्वालिटी जो इमेज की है वो बहुत बेकार रहेगी, इसलिए हम क्लियर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। बेटा क्वेश्चन ने कहा है कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, जो आपका आई लेंस है वो सिलेरी मसल्स की हेल्प से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा। दैट्स वाई जो इमेज की जो डिस्टेंस है बच्चा, वो इमेज की डिस्टेंस कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनता रहेगा, वो रेटिना से आगे पीछे नहीं बनेगा, वहाँ वो एडजस्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, ध्यान रखेंगे इस बात का।
ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, जो स्टार्स हैं वो क्यों ट्विंकल करते हैं बेटा, तो ये तो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो स्टार से जो लाइट आती है उसको एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उस लाइट के पाथ को डाइवर्स कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। दैट्स वाई कभी तो हमें रोशनी दिखाई देती है, कभी हमें रोशनी नहीं दिखाई देती। इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका एप्लीकेशन है, आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि बेटा उनके पास खुद की लाइट थोड़ी ना है, वो उनके पास लाइट का सोर्स थोड़ी ना है जो वहाँ से लाइट हमारे पास आ जाएगी। तो जब वो ट्विंकलिंग ही नहीं करते क्योंकि लाइट ही नहीं वहाँ से आती है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। Why does the sun appears reddish early in the morning? बेटा सन जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग रेडिश दिखाई देता है और इवनिंग में भी रेडिश दिखाई देता है। ये रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी वीडियो में आगे सिखाऊंगा आपको, तो आप उसके लिए बने रहें मेरे साथ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। बेटा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो ऊपर जाते हैं स्पेस में, उनको स्काई जो है ब्लैक दिखाई देता है जबकि हमें ब्लू दिखाई देता है। क्या? तो बेटा जो रियल कलर है स्काई का वो वास्तव में ब्लैक ही है, लेकिन जो हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट की जो स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। दैट्स वाई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। वैसे जो स्कैटरिंग में कलर फैलते हैं वो ब्लू, इंडिगो और हमारे पास वॉयलेट फैलते हैं, लेकिन ब्लू ही दिखाई देता है क्योंकि उनकी वेवलेंथ उन दोनों से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वही वाला कलर हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। इमेज जो बनता है रेटिना पर वो कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और रेटिना उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट में कन्वर्ट करके माइंड के पास ट्रांसफर करती है। इसको कौन काम करता है इन्वर्टेड को इरेक्ट में कन्वर्ट करने का? बोलो रेटिना करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन को अच्छे से फील करें और उसको देखें किस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल कर पा रहे हैं। क्लियर? बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, पूरा कंटेंट आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, कितना प्यारा क्वेश्चन है। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, मतलब जो हमारे पास ह्यूमन आई है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो फोकल लेंथ कुछ और होती है, पास होता है, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस तो सेम रहती है। तो वो किसकी हेल्प से करती है? खूब अच्छे से आपको पूरा कॉन्सेप्ट फील कराया है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से करती है। अब बस अच्छे से फील करो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से समझते रहें सारी बातों को तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और पूरा चैप्टर आपका क्लीन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यंग अडल्ट के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। खूब पढ़ा चुके हैं इसके बारे में हम आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग। बेटा सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है? सर रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है बेटा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। स्कैटरिंग का ऑर्डर में अगर ध्यान रखें VIBGYOR है ना, ये होता है। तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, मिनिमम स्कैटरिंग होती है मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से, और वॉयलेट की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। स्कैटरिंग क्या है अभी हम आपको बता ही देते हैं। स्कैटरिंग क्या है बेटा कि जो लाइट है ना उसको एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स फैला देते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल फैला दें, फॉग के पार्टिकल्स फैला दें, उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। लाइट का फैलाव जो होता है, क्लियर, उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। 15 मिनट्स का हो रहा है। द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज, मतलब किस कलर का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है बच्चों? वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये अभी हम प्रिज्म आपको सिखाएंगे ना तो वहां इस बात को बताएंगे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरा कंटेंट रिवीजन कर सकते हैं यार, एक एक टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हर टॉपिक।
नेक्स्ट बेटा, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय, जो अमाउंट एंटर करता है लाइट का ह्यूमन आई में उसे कंट्रोल कौन करते हैं, तो उसको कंट्रोल करती है हमारे पास कौन, प्यूपिल कंट्रोल करती है। हमने इसको खूब अच्छे से पढ़ाया है आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई रिफ्लेक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, मतलब कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, तो कॉर्निया से होता है एंटर, ये सब जानते हैं, खूब अच्छे से सिखाए हम आपको। कंपोनेंट व्हाइट लाइट का विद ग्रेटेस्ट वेवलेंथ इज, कौन से कंपोनेंट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सर रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है, खूब अच्छे से जानते हैं सर। फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई लेंस कैन बी चेंज ड्यू टू, फोकल लेंथ जो है ह्यूमन आई की वो किसकी वजह से चेंज होती है, सिलेरी मसल की वजह से चेंज होती है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, देखा ना, कॉन्सेप्ट एक लाइन में फिनिश हो जाता है, क्वेश्चन कितने भी बना लो उस पर वो वे चेंज करते रहो, बस उसकी लैंग्वेज चेंज करते रहो, कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस करें बच्चा, कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फील कराते हैं इसके बाद, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है, एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व हो जाएगा, तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, तो बेटा हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसमें हम पास का नहीं क्लियर देख पाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का, सब पढ़ाया है आपको बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपके लिए ये आंसर होमवर्क है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, क्योंकि मैं इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन को, 26 वाला क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सभी क्वेश्चंस के और उनके कमेंट बॉक्स में आंसर डालना ना भूलें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 27, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, वॉलेट लाइट का सबसे ज्यादा होता है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम, रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड ब्लैक एट नाइट, दिस इज ड्यू टू, तो बेटा ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको भी। आई डिफेक्ट रिप्रेजेंट बाय फिगर एज, देखो इसमें कौन सा वाला लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, तो कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है तो बेटा ये मायोपिया होना चाहिए, मायोपिया है बेटा, ए ऑप्शन हो गया। देखा आपने, लेंस देखकर, करेक्टेड लेंस देखकर ही आप ये बता सकते हैं कि कौन सा वाला विजन डिफेक्ट इन विजन था। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ये देखो, इसमें आप देख रहे हैं ये किसका, ये जो इलस्ट्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप की उसको वो कर रहा है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जो हमारे पास एक सिंपल शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस थे बेटा हमारे पास किसके रिगार्डिंग, जो हमने आपको पढ़ाया बेटा, कलर ब्लाइंडनेस मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन, ह्यूमन आई के बारे में बहुत सारी बातें आपको सिखाई और उनके बिहाफ पर ये क्वेश्चंस थे। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपके पास आता है कौन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखो बेटा, ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म है, इसमें व्हाइट लाइट आ रही है और इस तरीके से इंसिडेंट होकर जा रही है। ये सारी बातें आपके सामने हैं। न्यूटन बाबा ने सबसे पहले प्रिज्म को यूज किया था बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट गेन करने के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो कौन से का होता है, सबसे ज़्यादा होता है वॉलेट कलर का और सबसे कम होता है बेटा किसका, रेड कलर का, डेविएशन सबसे कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है बेटा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट इस पर डिस्पर्स होती है मतलब गिरती है तो अपने 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाती है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर इसको बोलते हैं बेटा। यहाँ सबसे कम इसका जो डिस्पर्जन हुआ है, डेविएशन हो रहा है, वो कौन से कलर का हुआ है बच्चों, रेड कलर का मिनिमम डेविएशन है बेटा, और जो वॉयलेट है उसका मैक्सिमम डेविएशन है बेटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट इंसिडेंट होती है तो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में वहां डिवाइड हो जाती है। क्लियर, ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को बेटा। इसके बाद बेटा फिर आता है अपने पास
ये देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को आप फील भी कर सकते हैं। ये देखो व्हाइट लाइट है, ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो रही है। ये देख रहे हैं आप लोग 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो रही है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो रही है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी को अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इस टाइप के कॉन्सेप्ट को फील करने में, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट ये है बच्चा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में इस तरीके से डिवाइड हो पा रही है। आप इस GIF फाइल में मैंने इसको बहुत अच्छे से एनिमेट तरीके से आपको फील कराने का कोशिश किया है किस तरीके से डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो पा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे सारी बात को बेटा, ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर, आप समझ रहे हैं इसको अच्छे से। इसके अलावा अगर मैं आपको फील कराऊंगा इसी टाइप का एक और एग्जांपल है जो आपके पास बनता है, ये वाला देखो। ये है बेटा अपने पास, हाँ ये आपने देखा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो रेडिशनेस आपको सन की दिखाई दे रही है सनसेट और सनराइज के टाइम पर, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब सनलाइट यहाँ पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स पे स्ट्रिक होती है तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स इसको फैला देते हैं, ऐसे स्प्लिट करा देते हैं बेटा। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द सेंस लाइट रे जब इंसिडेंट होती हैं तो उसका एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स उसको फैला देते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ऐसे फैला देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ बेटा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तो बात हमारे पास क्लियर हो गई। टिंडल इफेक्ट बेटा, टिंडल इफेक्ट जो है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एक पार्ट है कि जब लाइट रे किसी उससे निकलती है, किसी होल टाइप से निकलती है स्कैटर्ड होकर, तो उसके लाइट रे के जो पाथ हैं वो विजिबल से हो जाते हैं, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आपने देखा हो ये, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसमें से लाइट निकल रही है इस एग्जॉस्टर से, तो यहाँ देखो ये यहाँ पर धूल धूल के से डस्ट के पार्टिकल से आपको दिखाई देते हैं, इसी को अपन टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है, आप पॉज करके पूरी डेफिनेशन अच्छे से देख लेंगे। अच्छे से पहले आप इसको पॉज करके इसको नोट भी कर लेंगे डेफिनेशन को इसकी। और ये है टिंडल इफेक्ट आपके लिए जो मैंने आपको बताया है। हाँ देखो इसका ये भी है बेटा जो मैंने आपको बताया, इस तरीके का भी ये दिखाई देता है, ये टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। जैसे मान लो आप अभी गार्डन वगैरह में हो तो वहाँ से जो लाइट रे आ रही होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है, इसको अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, आप ध्यान देंगे इसके बारे में। जी बेटा, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमारे पास क्लियर हो गया है। इसमें हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी क्या क्या हुआ है। इसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के पास लेके चलते हैं बेटा जी। ये है रेनबो। बेटा रेनबो जो है मैंने बताया कि ये किसकी वजह से होता है, एक तो आपको ये याद रखना है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो लाइट रे का वहाँ बिल्कुल प्रिज्म की तरह बिहेव करके लाइट रे का डिस्पर्जन कर देते हैं, वो अपने एक स्पेक्ट्रम बन जाता है 7 कलर्स का, उसी को अपन बोलते हैं रेनबो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, खूब अच्छे से हमने इसको देखा है, समझा है, तो इसके बारे में तो बस सब जानते हैं, बस ये ध्यान रखना डिस्पर्जन की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में मैंने आपको पूरी बात बताई है,
पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट्स भी रेडी करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझेंगे। इसमें देखो ये रही सनलाइट यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, फिर ये देखो जो स्पेरिकल वाटर ड्रॉप है उसकी हेल्प से ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्पेक्ट्रम सा बन गया है बेटा, और स्पेक्ट्रम को ही हम बोलते हैं क्या, इसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं रेनबो। ठीक है, ये जो बन गया है यहाँ पर इसको रेनबो बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इन बातों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। फिर बेटा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले तो यही है कि अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन, मतलब जो स्टार की जो पोजीशन है वो उसका जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। ये किसकी वजह से होता है बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। दूसरा है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, हम इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, एडवांस सनसेट एंड डिले सनराइज, मतलब होता क्या है इसमें, दो बातें हैं कि जो सनसेट है वो थोड़ा 2 मिनट बाद में जाके वो सनसेट होता है और 2 मिनट पहले तक होता रहता है, ये सब इसकी वजह से ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको बताई हैं। अब देखो इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको ना पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है और सारी बातें समझनी है। क्वेश्चन ये आया, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, 2.3 सेंटीमीटर। नेम द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, जहां इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं रेटिना। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बताया ना ये क्वेश्चन आंसर हैं, आपको ये सब ध्यान रखने हैं, आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सब। ठीक है, ये समझो आपने अगर इसको कवर कर लिया तो ह्यूमन आई में कुछ बचेगा ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, ये वही है जो उसको कंट्रोल करती है, प्यूपिल इसके अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट फॉर पॉइंट ऑफ आई गेट्स रिड्यूस, मतलब किस डिफेक्ट में जो फार पॉइंट है वो कम हो जाता है बेटा, तो जिसमें दूर का दिखना कम हो जाता है वही होता है मायोपिया होता है वो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखो बेटा, इन विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट नियर पॉइंट ऑफ आई बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब जिसमें 25 सेंटीमीटर से और आगे से कम नहीं दिखता है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, है ना। खूब अच्छे से हमने सीखा इसके बारे में। What type of lens should be used to correct the press myopia, भाई प्रेस बायोपिया में ना पास का क्लियर दिखता है ना दूर का क्लियर दिखता है, उसको सही करने के लिए हम डबल लेंस के स्पेक्टल्स को यूज करते हैं, जिसमें नीचे होता है हमारे पास कौन सा, कॉन्वेक्स, और ऊपर होता है कॉनकेव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो भी आपको सिखाया है वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके साथ बन रहे हैं, तो आप इनको सबको ध्यान रख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं। फिर इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं कंप्लीटली आपके 10th बोर्ड में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स अचीव हों आपको, उसके लिए कंटेंट लेकर आपके सामने आया हूं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, तो आप इसको अच्छे से अपने जो भी आपके भाई बहन हों जो क्लास 10th में हों और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हो क्लास 10th में, तो उनके लिए वीडियो जरूर शेयर करें, उनका बहुत फायदा होगा बच्चों। ये वाला देखो, हाउ डज आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री, तो आइरिस की वजह से करती है, ये सब आपको लिखना है। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग, तो ये वाली बात आपको इसका आंसर लिखना है। वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड, रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, फैलाव कम होता है, तो वो दूर से दिखाई दे जाता है, इसलिए हम डेंजर सिग्नल जो बनाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ना। ये वाली बात हो गई। कितना इंपॉर्टेंट है, इमेज जो फॉर्म होता है रेटिना पर वो इन्वर्टेड होता है, बट हम तो इरेक्ट देखते हैं, क्यों, तो इसका मैंने आंसर 2-3 बार आपको बोल दिया है कि इमेज जो रेटिना पर बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, लेकिन रेटिना उसको इरेक्ट में कन्वर्ट करके तब माइंड के पास ट्रांसफर करता है ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं, जिससे कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखो, अ शॉर्ट साइडेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन। बेटा वो लिखा ना, कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर से वो जो है वो ज़्यादा नहीं दिख सकता, तो v की जो वैल्यू है वो -5 हो जाएगी और देखना कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट पर, तो वहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं आपको। अब आप तो बस अच्छे से इन चीज़ों को फोकस करो, फील करो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोग हैंडल कर सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप इनको मैंने जितने क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में कराए हैं, देखो बहुत जल्दी मैंने फास्ट एंड क्विक रिवीजन आपको कराया है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी चीज़ें सिखाई हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाओ, सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाओ, तो इसके अलावा आपको और कुछ यहाँ पर कवर बिल्कुल नहीं करना है, वो पूरी तरीके से आपके लिए कवर हो चुका है, ठीक है ना। बस आप लोग इसको देखते रहो, बना करते रहो बेटा। नियर पॉइंट जो है हाइप्रोमेट्रिक आई का वो 1 मीटर है, तो फोकल लेंथ आपको निकालनी है, पावर निकालनी है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितनी बार हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया आपको। तो बस इसको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कंट्रोल करो। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें उसका आंसर, या कोई प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन का नंबर बस डाल दें आप, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करा के ले जाऊंगा, आप उसकी टेंशन 1% भी ना लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी समझाएंगे। ये देखो, गिव रीजन, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, ये सब बात हमको पता है, सब हमने सिखाया है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो मैं आपको पता है ना कि आपको सारे क्वेश्चंस वो आपको मैंने कराए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे वो सब वेरिएशन मैंने आपको फील कराए हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा चैप्टर का आपको क्लीन किया है। आप अच्छे से पूरे चैप्टर को रिवाइज करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, वीडियो को जगह जगह रोककर पॉज कर करके आप वहां से नोट्स रेडी करें, क्वेश्चंस क्लियर करें। इससे अलग कुछ है ही नहीं, पूरा मैंने वहां पर कवर कर लिया था, उसके अलावा यहाँ कुछ था ही नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझें, फील करें और वहां से बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।